वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का चाय की चुस्कियों के साथ सुबह 7 बजे के इस 20 मिनट शो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग मिलते हैं और इस शो में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। उद्देश्य है आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ढेर सारे फैक्ट और ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करना। यहाँ पर मैं 4 सवाल लेकर आता हूँ। इन 4 सवालों की व्याख्या में मैं आपको 40 बातें बताता हूँ। ऐसी बातें जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी बातें जो आपके प्रैक्टिस के लिए महत्वपूर्ण हैं, ऐसी बातें जो प्रीलिम्स पॉइंटर हैं, ऐसी बातें जो फैक्चुअल अप्रोच की हैं एज वेल एज कॉन्सेप्चुअल अप्रोच की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। यदि आप यूपीपीसीएस प्री की तैयारी कर रहे हैं या वीईओ की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका सिर्फ 20 मिनट लेता है ये सेशन, लेकिन 20 मिनट्स में आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, एज वेल एज अपने दोस्तों के मध्य इसे शेयर भी किया करिए। ठीक है, इस शो को हिट कराने की जिम्मेदारी आपकी है और 4 सवालों के थ्रू जितना मैं आपको बता सकता हूं उतना बताने की जिम्मेदारी मेरी है। हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट, आर्टिकल 19 प्रोवाइड्स 6 फ्रीडम्स यानी 6 स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 प्रोवाइड करता है। फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 यानी सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 में सम्मिलित है। अगला कह रहा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दिस फ्रीडम्स यानी इन स्वतंत्रताओं पर युक्त संगत प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन स्वतंत्रताओं पर लगाए जा सकते हैं, यानी इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट स्टेटमेंट है यानी कौन सा करेक्ट है, ये आपको इसमें बताना है। तो यदि बात यहाँ आर्टिकल 19 की हो रही तो समझिएगा मौलिक अधिकारों में मेरे भाई, मौलिक अधिकारों में एक आपका इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, दैट्स योर राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसका उद्देश्य यही है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इंश्योर करना, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के भीतर इनोवेशन, नवाचार, किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी होती है। और आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक आप देखेंगे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन एक बात और समझिए, मौलिक अधिकार के थ्रू आपको राइट टू फ्रीडम मिली, लेकिन ये फ्रीडम अब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की फ्रीडम को वायलेट करें। आपको अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन अधिकार इतने नहीं दिए जाते हैं कि असीमित हों, क्योंकि असीमित रूप से यदि आपको अधिकार दे दिए जाए तो आप मनमानी करेंगे। ये मौलिक अधिकारों का फीचर है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी ज़्यादातर मौलिक अधिकार आत्यांतिक नहीं है, असीमित नहीं है, यानी सबके कुछ ना कुछ अपवाद और कुछ ना कुछ प्रतिबंध हैं, लगभग लगभग सबके। 2 आर्टिकल एब्सोल्यूट कहे जाते हैं, 17 और 24, बाकी जितने हैं सब पर कुछ अपवाद और प्रतिबंध है। और आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि अगर असीमित रूप से मिलेगा तो आप मनमानी करेंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपको बोलने का अधिकार ऐसा दे दिया गया है जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो आप पूरे समाज को गरियाते हुए चलेंगे। कोई रोकेगा तो कहोगे आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ है। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है, और जो भी रिस्ट्रिक्शन लगती हैं वो रिजनेबल होती हैं। तो आइए देखते हैं, आर्टिकल 19 के तहत आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है, और इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपको 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1A ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। आर्टिकल 19 क्लोज 1B ये राइट टू असेंबली विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, किसकी बात कर रहा है? इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, वो भी विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों की। आर्टिकल 19 क्लोज 1C राइट टू क्रिएट एसोसिएशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगम बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 19 का 1 का C। और पहला वाला स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी वाक एवं अभिव्यक्ति। वाक का मतलब बोलना, अभिव्यक्ति का मतलब है अपनी भावनाओं को जाहिर करना। आप बोल कर जाहिर कर रहे हैं, लिख कर जाहिर कर रहे हैं, कार्टून बनाकर जाहिर कर रहे हैं, नाच के गा के जाहिर कर रहे हैं। आर्टिकल 19 क्लोज 1 का ए आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और इसी की व्याख्या करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी इसमें शामिल किया है, राइट टू रिमेन साइलेंट, चुप रहने के अधिकार को भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा सी है संघ और संगम, इसी में आर्टिकल 19 1 के सी में
एक अमेंडमेंट हुआ, दैट अमेंडमेंट इज योर 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। और इसके द्वारा इसमें एक बात ऐड कर दी गई कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार, यानी राइट टू क्रिएट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 क्लॉज 1C के तहत फंडामेंटल राइट होगा। सहकारी समिति मतलब समझते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे आप देखो, अमूल दूध का नाम सुना होगा ना, अमूल के पास एक भी भैंसिया नहीं है, लेकिन देखो भारत का कितना बड़ा मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से मिल्क कलेक्ट होता है, फिर उसके बाद कंपनी में जाता है, फिल्टर होता है, बेचा जाता है। आपने एक पापड़ सुना होगा, लिज्जत पापड़, गांव में महिलाएं बनाती हैं, कलेक्ट होता है, फिर उसके बाद लिज्जत पापड़ के नाम से बेचा जाता है। आपने एक अचार सुना होगा, नवरत्न अचार। तो ये सब क्या है, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मॉडल है। तो ये आर्टिकल 19(1)(c) में ही ये 97 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 19(1) का डी क्या कहता है, मूवमेंट, यानी भारत के किसी भी भाग में विचरण का अधिकार, यानी घूमने का अधिकार आपको देता है आर्टिकल 19(1) का डी। और आर्टिकल 19(1) का ई भारत के किसी भी भाग में आपको निवास यानी रेजिडेंस चुनने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19(1) का एफ जो है ये समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, इसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अगला है आपका आर्टिकल 19(1) का जी, जो कि कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये अनुच्छेद 19 के तहत जो आपको 6 स्वतंत्रताएं मिल रही हैं, कौन कौन सी, ये 6 स्वतंत्रताएं जो आपको मिल रही हैं, क्या ये आत्यांतिक हैं कि इस पर कुछ प्रतिबंध है प्रतिबंध है। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है, यदि आपके बोलने से देश की अखंडता, इंटीग्रिटी, देश की सोवरेनिटी, देश की सुरक्षा प्रभावित हो, है ना, किसी को मानहानि हो, वगैरह वगैरह। तो हर जितने भी 6 स्वतंत्रताएं हैं, सब पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आगे के क्लॉजेज में 19 में लिखे हुए हैं। कोई भी आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, 6 स्वतंत्रताएं देता है, सही लिखा हुआ है। सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, जी हाँ, आर्टिकल 19 क्लोज 1C। पहले से था नहीं, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा आया, 97th अमेंडमेंट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन दीज फ्रीडम्स, इन स्वतंत्रताओं पर तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जी हाँ, बाई कॉन्स्टिट्यूशन लगाए जा सकते हैं, बाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी न्यायिक व्याख्या के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। तो इसमें पहला भी सही है आपका, दूसरा भी, तीसरा भी, तो इसमें ऑल ऑफ एबव डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला आपका कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है, यानी इमरजेंसी प्रोविजन और कंटेंट इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 352। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका पहला स्टेटमेंट है, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट एंड दिस इज योर थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। अब ऑप्शन ए है आपका, करेक्ट आंसर इसमें चूज करना है। ऑप्शन ए है 1 and 2, बी है 2 and 3, एंड सी ऑप्शन इज योर ओनली 1, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ एबव, यानी सारा का सारा। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं। यदि आप आपातकाल की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में यानी भाग 18 में आपातकाल का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर है, दैट मीन्स कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एकात्मक लक्षण है। इसका क्या अर्थ है भाई, एकात्मक लक्षण मीन्स कि ये ऐसा लक्षण है जिससे केंद्र की मजबूती दिखाई पड़ती है, और संविधान की ऐसी बातें जो सेंटर को स्ट्रांग बनाती है, संविधान की ऐसी बातें जो केंद्र को मजबूत बनाती हैं, उसे हम एकात्मक लक्षण कहते हैं, यानी उसे हम यूनिटरी फीचर कहते हैं, राइट। ये एक एकात्मक लक्षण है। आपातकाल संबंधी प्रावधान 352 से लेकर 360 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखाई पड़ेंगे। तीन तरह के आपातकाल आप देखेंगे, तीन तरह के आपातकाल आपको नजर आएंगे। एक आपका है नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। ये तब लगता है जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो, वॉर, बाह्य विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो, एक्सटर्नल एग्रेशन, या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तब लगता है 352। अगला है आपका माफ करिएगा,
अगला है 356। 356 है आपका राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। ये तब लगता है जब किसी राज्य में संविधान फेल होता है। अगला है 360, दैट इज योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तब लगता है जब वित्तीय असंतुलन, है ना, देश की इकोनॉमी चरमर चरमर करने लगे, वित्तीय असंतुलन, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो तब। ये तीन तरह के आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक कभी भी भारत में लगी नहीं है, कभी भी नहीं लगी है। सवाल नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। तो नेशनल इमरजेंसी जब कभी भारत देश में लगती है तो मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी से रिलेटेड पूरा का पूरा सवाल है कि फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर सवाल पर आते हैं। देखो, ये अगर आप जानते रहेंगे तो ऐसे सवाल कर ले जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी के दौरान यानी ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी क्या फंडामेंटल राइट प्रभावित होते हैं, क्या मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है, सवाल ये है। तो जी हाँ मेरे भाई, नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट पर प्रभाव पड़ता है, मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्टिकल 359 कहता है कि 20 एंड 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार आपके क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली नहीं, हो सकते हैं, हो जाते हैं, हो जाएंगे गलत होगा, हो सकते हैं। 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति के आदेश से हो सकते हैं। और 358 कह रहा है कि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 ऑटो सस्पेंड हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा। कब? जब बाह्य आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी जब बाहरी कारणों से लगी हो। आंतरिक आपातकाल के दौरान 19 भी सस्पेंड नहीं होता, लेकिन बाह्य आपातकाल के दौरान 19 ऑटो सस्पेंड हो जाएगा। ये 358 में लिखा हुआ है, 358 में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो चलिए, मौलिक अधिकार पर सस्पेंड होने का मतलब समझते हैं। सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं कानून की किताब से फाड़ के फेंक दो। सस्पेंड होने का मतलब है कि भाई उस समय रेमेडी नहीं मिलेगी, यानी उपचार नहीं मिलेगा। जैसे अभी जनरल सिचुएशन है, सामान्य स्थिति है, अभी आपके मौलिक अधिकार का हनन हो तो आप टिंग 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 करके अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं। जिस समय सस्पेंड है उस समय आपको रेमेडी यानी उपचार नहीं मिलेगा। तो आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में है, दैट इज राइट स्टेटमेंट। 352 में नेशनल इमरजेंसी, राइट स्टेटमेंट। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी फंडामेंटल राइट स्वतः निलंबित हो जाते हैं ना भाई, सभी फंडामेंटल राइट स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, सभी नहीं, 20 एंड 21 को छोड़कर बाकी निलंबित हो सकते हैं, सकते हैं, सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, पहला है। दूसरा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। द प्रियम्बल इज इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी न्यायालय में प्रस्तावना प्रवर्तनीय है। सवाल समझिए और बताइए। देखिए, संविधान सभा ने संविधान बनाया और संविधान बनाते समय कुछ डेट्स ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके यहाँ परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो वो फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष प्रोविजनल प्रेसिडेंट बने सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को एक इम्पोर्टेंट बैठक हुई जिसमें राजेंद्र प्रसाद बने परमानेंट प्रेसिडेंट संविधान सभा के। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, सचिव H.C. मुखर्जी थे, और माफ कीजिएगा, गलत निकल गया मुंह से, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई यानी परमानेंट, राजेंद्र प्रसाद। सचिव थे H.V. अयंगर और उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे B.N. राव, संवैधानिक सलाहकार वेनेगल नरसिंह राव। और यदि आपसे कहा जाए अस्थायी उपाध्यक्ष, जैसे अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, वैसे अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे फ्रैंक एंथनी। 13 दिसंबर की डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए, हमारा सपना लेकर आए कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, क्या सपना है, और वही आगे चल के प्रियम्बल बनेगा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट हुआ था उद्देश्य का,
उद्देश्य प्रस्ताव, और उसे 22 जनवरी 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट किया। इसीलिए ये डेट भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एक्सेप्ट हुआ। 22 जुलाई 1947 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन अपना नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने स्वीकार किया, तिरंगा, है ना, पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था इसे। फिर उसके बाद 29 अगस्त की डेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट डिजाइन किया। 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का गठन। उसके बाद 26 नवंबर 1949, इस दिन संविधान बनकर तैयार हो गया, इसी दिन अडॉप्ट हुआ, इसी दिन अधिनियमित हुआ। ठीक है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। पूरी तरीके से लागू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम एक दिवस मनाते थे, स्वाधीनता दिवस, 1930 से मनाते हुए चले आ रहे थे। तो हमने सोचा कि उस दिन के महत्व को क्यों भाई कम कर दिया जाए, इसीलिए लागू करने की जो तिथि चुनी गई वो 26 जनवरी चुनी गई, यानी 26 जनवरी चुनी गई। तो भाई एक डेट इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी, इसी दिन राष्ट्रीय गान एक्सेप्ट हुआ। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। इसी दिन राष्ट्रीय गीत एक्सेप्ट हुआ। इसी दिन फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए राजेंद्र प्रसाद। अंतिम बैठ इसी दिन 284 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाओं ने भी हस्ताक्षर किए। और 26 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है आप जानते हैं, इस दिन पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है आपका। प्रियम्बल क्या प्रवर्तनीय है? जी नहीं, प्रियम्बल को किसी भी कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं। प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है। दूसरा, प्रत्येक राज्य का अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए। एवरी स्टेट मस्ट हैव सेपरेट हाई कोर्ट, होना अनिवार्य है, लिखा हुआ है, मस्ट हैव, है ना। तीसरा, पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट, यानी संसद संयुक्त उच्च न्यायालय का भी गठन कर सकती है। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव, यानी सारा का सारा। बताएं कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित ऐसा ही एक सवाल हम लोगों ने किया था, वैसा ही मैं हाई कोर्ट से संबंधित ले आया हूँ। देखो, अभिलेख न्यायालय है, तो जी हाँ, आर्टिकल 215 के तहत हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब ऐसे न्यायालय जिसके जजमेंट को रिकॉर्ड करके रखा जाता है, जो इंपॉर्टेंट नेचर के होते हैं, इन्हें इटर्नल मेमोरी में, शाश्वत स्मृति में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। ये एज एविडेंस काम आते हैं, नज़ीर उदाहरण के तौर पर काम आते हैं। लोअर कोर्ट के लिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पर काम आते हैं। साथ ही साथ एज अ लॉवर भी वर्क करते हैं कभी कभी। तो ऐसे कोर्ट जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट होते हैं, उनके जजमेंट को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि भाई, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट को अपनी अवमानना के मामले में पनिश करने का अधिकार है, यानी अभिलेख न्यायालय को अवमानना के मामले में दंडित करने का अधिकार है। तो हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोर्ट है, वो भी अपने अवमानना के मामले में पनिश कर सकती है। तो पहला सही है। प्रत्येक राज्य का एक, देखो हालांकि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये लिखा था संविधान में, लेकिन उसमें संशोधन हुआ, 7वां संशोधन। और 7वें संशोधन द्वारा ये कह दिया गया कि एक हाई कोर्ट के पास एक से अधिक राज्यों का भी चार्ज हो सकता है। जैसे आप देखेंगे मुंबई हाई कोर्ट, तो उनके पास महाराष्ट्र है, गोवा, दादर और नगर हवेली है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा है। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, मिजोरम, नागालैंड है। ठीक है, तो एक हाई कोर्ट के पास एक से अधिक राज्य का चार्ज हो सकता है। तो अनिवार्य है प्रत्येक राज्य का अलग उच्च न्यायालय, ये गलत हो जाएगा। संसद संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, जी हाँ, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये पावर मिल गई कि संयुक्त उच्च न्यायालय का गठन बाय पार्लियामेंट किया जा सकता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट एंड थर्ड इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, किसी भी स्टडी आईक्यू के कोर्स को में एनरोल करने के लिए एक कोड आप लगा सकते हैं, वीएल लाइव, इसमें आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, साथ ही साथ मेरे भाई, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर टेलीग्राम पे। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं स्टडी आईक्यू के इस चैनल के साथ, टेलीग्राम चैनल के साथ, फर्दर अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ मेरे भाई, इस समय नए साल का ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ। सभी कोर्सेज में मिल रही है आपको 50% प्लस वैलिडिटी, और ये 4 जनवरी तक चलेगा। तो नया साल, नई शुरुआत, इस डिस्काउंट का लाभ उठा के आप किसी भी यूपीपीसीएस के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जहां आप एनरोल करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जाइए स्टडी आई के ऊपर। ठीक है,
गूगल पे लिखिए स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू लिखा आपने। अब स्टडी आई क्यू आपने लिखा तो यहाँ जाइए, यहाँ स्टेट पीसीएस क्लिक करिए, फिर यूपी पीसीएस क्लिक करिए। आपको ये बैचेस दिखेंगे। आरएम 17.0 ये एक फाउंडेशन बैच है जो फाउंडेशन डेवलप करने के लिए है। प्री मेंस सारा पढ़ाया जाता है। इंटरव्यू की तैयारी भी फ्री है। ठीक है, इंटरव्यू की भी तैयारी इसमें क्या है, फ्री है, राइट। तो आरएम 17.0 ये एक ऐसा बैच है जो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करता है। किसका? यूपीपीसीएस का, राइट। जी हाँ। बाकी एक बैच हमारे यहाँ आलेखन मेंस का बैच है। ये प्योर मेंस की तैयारी करने के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्री का एक बैच है, प्योर प्री की तैयारी करने के लिए आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। कैसे एनरोल करेंगे? बाय नाउ पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पर आप कोर्सेज के डिटेल पढ़ लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करिए, ओटीपी डालिए, कोड का ऑप्शन आएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, कोड लगाइए। यदि आप कोड लगाएंगे वी एल लाइव तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल करिए 9289996923। बोलिए, विपुल सर ने जानकारी देने को बोला है, वो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कोर्स यदि आप एनरोल करते हैं तो उसमें आप फैकल्टी कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको उसी पर मिलता है। जैसे ये देखो, आरएम 17.0 इस समय अपना चल रहा है। ठीक है, ये कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, 50% सेल का आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। मोटाइए, मोटाने का अर्थ फूलना नहीं है, मोटाने का अर्थ बी हेल्दी यानी स्वस्थ रहना। नमस्कार।